हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल। मृत्युंजय मिश्रा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मुगल वंश का जो अगला शासक है बाबू हुमायूं को हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे और इससे क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है उसको आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बारी बारी से आइए देखने का और समझने का प्रयास करते हैं। हेडिंग डालेंगे बाबू हुमायूं का जो शासनकाल समयावधि रही है, इसके शासनकाल को दो प्रमुख भागों में बांट करके पढ़ा जाएगा। 1530 से 1540 तक इसका एक शासनकाल है और 1540 के बाद शेर शाह सूरी हुमायूं को भारत से निर्वासित कर दिया और 15 साल फरारी काटने के बाद हुमायूं की भारत में वापसी होगी और 1555 में यह पुनः सत्ता को प्राप्त करेगा। तो इसका जो दूसरा शासनकाल है 1555 से लेकर के 1556 ईस्वी तक। तो हुमायूं से बन सकने वाले क्या क्या बढ़िया प्रश्न हैं, इसका क्रम से हम लोग बारी बारी चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हुमायूं के पिता का नाम। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है बाबू हुमायूं की माता का नाम। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ है। तो सबसे पहला प्रश्न हम देखने का प्रयास करते हैं। हुमायूं के पिता का नाम आप सब जानते हैं कि हुमायूं के पिता का नाम है बाबर। हुमायूं की माता का नाम है माहम सुल्ताना। हुमायूं की माता का नाम है माहम सुल्ताना। बाबर और माहम सुल्ताना से 1508 ईस्वी में काबुल किले में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसे इतिहास में हम हुमायूं के नाम से जानते हैं बाबू। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है हुमायूं शब्द का शाब्दिक अर्थ। यदि आपसे पूछा जाए हुमायूं शब्द का शाब्दिक अर्थ, तो हुमायूं शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यशाली। लेकिन जैसे हिंदी में एक मुहावरा कहा जाता है, नाम चिन्नी प्रसाद लज्जत गुबरुग नहीं, है कि नहीं। जब हुमायूं के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये इसके नाम का वास्तविक अर्थ तो है भाग्यशाली, लेकिन ये पूर्णतः भाग्यहीन शासक के तौर पर सिद्ध होगा। तो कुछ उसी तरीके से जैसे आँख का अंधा नाम नयन सुख, नाम चिन्नी प्रसाद लज्जत गुबरुग नहीं, हुमायूं के साथ यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। बाबर के वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया हुआ था कि बाबर ने अपने वसीयतनामा में अपने 4 पुत्रों में, इसके 4 पुत्रों का नाम यदि आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको बताने का प्रयास करते हैं। इसका एक बेटा है बाबू हुमायूं, बाबर का दूसरा बेटा है कामरान, तीसरा बेटा है अस्करी और इसका चौथा बेटा था हिंदाल। ये 4 बेटे थे। हमने आपको बताया था बाबर ने अपने वसीयतनामा में अपने समस्त साम्राज्य को इन 4 पुत्रों में बांटा हुआ था। कौन कौन सा क्षेत्र किसको किसको प्राप्त हुआ था, एग्जाम में अक्सर ये भी पूछा जाता है। यदि आपसे एग्जामिनर पूछे कि हुमायूं को बाबर द्वारा समस्त जो उसका साम्राज्य रहा उसमें कौन सा हिस्सा बाबर का रहा, हुमायूं का कौन सा हिस्सा रहा बाबर के साम्राज्य में, तो आप बताएंगे दिल्ली और आगरा। कामरान के पास कौन कौन सा प्रमुख तौर पर क्षेत्र रहा, तो क से कामरान और क से आप याद रखेंगे काबुल, क से आप याद रखेंगे कांधार और इसके अतिरिक्त कामरान के पास जो पंजाब क्षेत्र है ये इसके नियंत्रण में हुआ करता था। अस्करी के पास विशेष तौर पर बाबू संभल क्षेत्र और हिंदाल के पास मेवात, या तो आप इसको कह सकते हैं अलवर वाला जो क्षेत्र है ये इसके पास हुआ करता था। इतनी बात क्लियर है। अब विशेष तौर पर बाबर की मृत्यु के बाद बाबर ने जो साम्राज्य छोड़ करके गया है वहाँ पर अफगानियों के द्वारा कह लीजिए बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न की जाएंगी। तो हुमायूं को एक ऐसा राज्य क्षेत्र, एक ऐसा शासन क्षेत्र प्राप्त हुआ है जो पूर्णतया संगठित और सुसंगठित नहीं है। इसको जिम्मेदारी, इसका उत्तरदायित्व तो प्राप्त होगा हुमायूं को, लेकिन हुमायूं इसको पूर्णतया कह लीजिए सिद्ध कर पाने में सफल नहीं हो पाया। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे कि हुमायूं की विशेष तौर पर दूरदर्शिता नहीं कही जा सकती। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है, यदि आपसे कोई पूछे
कि इतिहास के उस शासक का नाम बताइए जिसने अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में समान रूप से किया था। तो इसका भी सही जवाब आप बताएंगे हुमायूं। आगे चल करके इतिहासकारों ने हुमायूं की हालांकि इसकी गलती मानी है कि जो इसकी विशेष तौर पर सहिष्णु नीति रही, इसकी सहिष्णु नीति, इसकी दयालु जो नीति रही, इसके लिए घातक सिद्ध हुई। क्या क्या चीज़ें हुई आगे चल करके विशेष तौर पर देखने का प्रयास करते हैं। तत्कालीन समय में बाबू जब हुमायूं दिल्ली आगरा क्षेत्र पर शासन कर रहा है, उस समय अफगानियों के विद्रोहियों का एक बड़ा प्रमुख नेता हुआ करता था जो गुजरात का शासन प्राप्त कर चुका है, उसका नाम है, तत्कालीन समय में यदि आपसे कोई पूछे कि गुजरात का शासक कौन है, तो गुजरात का जो शासक है जिसके द्वारा गुजरात को शासित किया जा रहा है उसका नाम है बहादुर शाह। और मुगल काल के शासन के दौरान यदि मुगल सत्ता से कोई भी विद्रोही है तो उसका बहुत बड़ा ये समर्थक नेता हुआ करता था। हुमायूं इस बात को समझने में एक बहुत बड़ी भूल कर दिया, या कह लीजिए कि असफल हुआ। हुमायूं कभी ये समझ ही नहीं पाया कि हुमायूं के लिए एक खतरनाक शक्ति उभर रही है जो बहादुर शाह से बड़े निकट हो चुकी है, जिसका नाम इतिहास में बाबू जाना जाता है शेर शाह सूरी के नाम से। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसी कड़ी में शेर शाह सूरी की भी एंट्री होगी और देखेंगे कि शेर शाह सूरी 1540 के कन्नौज या बेलग्राम या तो गंगा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करेगा और भारत से निर्वासित करने में शेर शाह सूरी सफल होगा। जैसा कि विशेष तौर पर चंदेरी अभियान में जब बाबर की मदद की थी शेर शाह सूरी ने, तभी शेर शाह सूरी ने कहा था कि ये जो मुगलों की सत्ता है, भारत में मुगलों की सत्ता तभी स्थापित हो पाई है जब अफगानों की आपस में फूट है। यदि एक बार किसी भी तरीके से यदि ईश्वर ने हमारा साथ दे दिया तो मैं सत्ता को प्राप्त कर सकता हूँ। उसी के बाद विशेष तौर पर बाबर के बारे में कहा जाता है कि बाबर ने शेर शाह सूरी के संदर्भ में कहा था कि इसके मस्तक पर राजयोग का निशान दिखाई देता है, इससे मुगलों को सावधान करता हुआ बाबर दिखाई देता है। इस बात को आप स्पष्ट रूप से समझेंगे। यदि यहाँ तक की बात क्लियर हो गई हो तो हम साइड हो जाते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे की बात आपको हम बताते हैं। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप सब लोग। इसको मिटा देते हैं, इसके बाद आगे की बात देखते हैं। कक्षा 6 में बाबू आप सबने पढ़ा होगा कि वह कौन सी ऐसी शासिका थी जिसने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता की मांग की थी। उम्मीद करते हैं ये बात आपने पढ़ी होगी अपने बचपन में। यदि नहीं पढ़ी है तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको देखने को मिल जाएगा। बोर्ड मिट ही नहीं रहा है, कूलिंग मार दिए हैं, अब मिट जाएगा और उसके बाद अच्छे से विशेष तौर पर इसको बताते हैं आपको। चलिए, अगला जो प्रश्न पूछा जा सकता है हुमायूं से संबंधित कि वह कौन सी शासिका थी, वह कौन सी शासिका थी जिसने हुमायूं को, वह कौन सी ऐसी शासिका थी जिसने हुमायूं को राखी भेजकर वह पत्र लिखकर सहायता की मांग की थी। दरअसल ये बात तब की है जब गुजरात का शासक बहादुर शाह अपने विजय के क्रम में चित्तौड़ को जीतने की तरफ चल पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में हुमायूं को इस बात का भय है कि जब ये विशेष तौर पर राजस्थान क्षेत्र में आ सकता है, उसके बाद जब ये आगे बढ़ेगा तो दिल्ली और आगरा को भी नियंत्रण में ले सकता है। तो रानी कर्णवती का नाम आपने सुना होगा। प्रश्न है वह कौन सी शासिका थी जिसने हुमायूं को राखी भेजकर वो पत्र लिखकर सहायता की मांग की थी। तो इसका सही जवाब होगा रानी कर्णवती। कर्णवती से और भी एक प्रश्न आप ध्यान रख सकते हैं। कर्णवती के बाबू पति का नाम यदि आपसे कोई पूछे तो इसी रानी कर्णवती के पति हुआ करते थे, आप नाम सुने होंगे,
राणा संग्राम सिंह या तो राणा सांगा। और एक प्रश्न यहां से और बन सकता है कि इन दोनों के एक पुत्र हैं जिनका नाम है बाबू विक्रमजीत। इस बात को आप ध्यान देंगे। तो रानी कर्णवती ने यदि आपसे कोई पूछा कि किस शासक के विरुद्ध सहायता की मांग की थी, तो सहायता करने गया है हुमायूं, और जिस शासक के विरुद्ध वो सहायता करने गया है उसका नाम आप बता देंगे बहादुर शाह। बहादुर शाह के विरुद्ध रानी कर्णवती ने विशेष तौर पर हुमायूं से सहायता मांगी और हुमायूं सहायता करने के लिए निकलता है। यद्यपि सहायता करने के दौरान आगे चल करके जब हुमायूं को इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि इस अभियान के दौरान बहादुर शाह ने, यदि आपसे कोई प्रश्न पूछा कि चित्तौड़ अभियान के दौरान बहादुर शाह ने किस बात का नारा दिया हुआ था, तो आप बताएंगे कि बहादुर शाह ने नारा दिया हुआ है जिहाद का। और एक प्रश्न यहां से और पूछा जा सकता है कि जिहाद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जिहाद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है धर्म संघर्ष। तो धर्म संघर्ष होने के कारण हुमायूं को इस बात को डर प्रतीत होता है कि हुमायूं के खिलाफ तत्कालीन समय की जनता बागी बन सकती है, तो बगावत कर सकती है। ऐसी स्थिति में जब हुमायूं विशेष तौर पर मदद करने के लिए निकलता है रानी कर्णवती की, जब उसको इस बात की जानकारी प्राप्त होती जाती है कि बहादुर शाह ने इस युद्ध में जिहाद नारे का प्रयोग किया है, तो ऐसी स्थिति में हुमायूं बाबू अपनी सेना के साथ रुक जाता है मंदसौर में। और वापस लौटने के बाद विशेष तौर पर जब बहादुर शाह वापस लौट आ रहा होता है, तो बहादुर शाह की सेना का जो विशेष तौर पर खाद्य आपूर्ति है और जो विशेष तौर पर इसके साथ बहादुर शाह की सेना के साथ हथियार इत्यादि हैं, उसके बहुत बड़े हिस्से को हुमायूं अपने नियंत्रण में रख लेता है और बहादुर शाह को पराजित कर देता है। और बहादुर शाह को पराजित करने के साथ साथ हुमायूं विशेष तौर पर गुजरात को नियंत्रण में कर लेता है। और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुजरात को नियंत्रण में करने के पश्चात ये जो गुजरात वाला हिस्सा है, यह गुजरात हिस्सा हुमायूं ने अपने किस भाई को विशेष तौर पर नियंत्रण के लिए दिया हुआ है? तो इसका सही जवाब आप बताइएगा अस्करी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात आपको बेहतर ढंग से समझ में आ रही होगी। अभी तक हमने क्या देखा, एक बार पुनः आपको बता देते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया, वह कौन सी शासिका थी जिसने हुमायूं को राखी भेजकर व पत्र लिखकर सहायता की मांग की थी? तो इसका सही जवाब होगा रानी कर्णवती। कर्णवती के पति का नाम पूछे तो आप बताइएगा राणा संग्राम सिंह या तो राणा सांगा। और इन दोनों से एक बेटा है बाबू, बेटे का नाम है विक्रमजीत। रानी कर्णवती ने तत्कालीन समय में गुजरात के शासक हैं जिनका नाम है बहादुर शाह। इसी बहादुर शाह के विरुद्ध हुमायूं से सहायता मांगी, हुमायूं सहायता करता है। बहादुर शाह ने इस युद्ध के दौरान जिहाद का नारा दिया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धर्म संघर्ष। और हुमायूं अपनी सेना के साथ मंदसौर में रुका हुआ है। जब चित्तौड़ अभियान से बहादुर शाह वापस आ रहा होता है, तो बहादुर शाह की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा हथियार और उसके खाद्य आपूर्ति का नियंत्रण में रख लेता है हुमायूं, और बहादुर शाह को पराजित करने में सफल होता है। आगे चल करके बहादुर शाह की यदि और बात की जाए, तो बहादुर शाह पुर्तगालियों की मदद से बाबू, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यदि आपसे कभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो उस प्रश्न को भी आप बता सकें। बहादुर शाह यदि आपसे प्रश्न पूछे कि पुनः किसकी सहायता से गुजरात को नियंत्रण में लिया, तो हुमायूं का ये जो भाई अस्करी है, चूंकि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ जब आप अपने मेहनत से प्राप्त करते हैं तब उसको आपको कीमत समझ में आती है। इसका जो भाई है फ्री में एक बड़ा हिस्सा पा गया है, तो ऐसी स्थिति में यह गुजरात के महत्व को समझता नहीं है और अपना जीवन बड़ी विलासिता में व्यतीत करता है। बहादुर शाह इस स्थिति का लाभ उठाता है और पुर्तगालियों की मदद से विशेष तौर पर पुनः यह गुजरात क्षेत्र को प्राप्त करने में सफल होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चल करके इन्हीं पुर्तगालियों के द्वारा बहादुर शाह को बाबू फेंक दिया जाता है समुद्र में, और समुद्र में फेंकने के कारण बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ये इतने प्रश्न आपके इस एक लाइन के प्रश्न में जो हमने आपको बताया, इतनी सारी बात बताने का प्रयास किया, ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं।
या तो आगे पूछे जाने की संभावना होगी। यदि ये इतनी बात क्लियर हो गई हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे की बात आपको बताते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने बाबू इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद आइए समझने का प्रयास करते हैं। हुमायूं के बाद हम लोग शेरशाह सूरी और अकबर को देखा जाएगा। और अकबर के शासनकाल में आप जानते हैं एक जबरदस्त लड़ाई हुई है जिसे हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से जाना जा सकता है या जाना जाता है। हल्दी घाटी युद्ध को देखा जाएगा अगले एपिसोड में। यहाँ से कुछ प्रश्न यदि जोड़ा जाए तो विक्रमजीत के बाबू बेटा है उदय प्रताप सिंह, इनका नाम है। और इसी उदय प्रताप सिंह का एक बेटा होगा जिसे इतिहास में जाना जाता है महाराणा प्रताप के नाम से। इस लड़ाई को हम लोग देखेंगे अकबर वाले एपिसोड में। ये बात आ गई थी तो हमने आपको बता दिया। अब आइए देखने का प्रयास करते हैं हुमायूं का कुछ महत्वपूर्ण अभियानों को। तो हेडिंग डालेंगे हुमायूं का महत्वपूर्ण अभियान। हेडिंग क्या पड़ेगा? हुमायूं के महत्वपूर्ण अभियान। हुमायूं का महत्वपूर्ण अभियान। सबसे पहले बाबू 1531 में माना जाता है हुमायूं का विशेष तौर पर प्रथम अभियान हुआ है इसका प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध। प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध विशेष तौर पर इसका पहला अभियान है जिसे हम लोग कालिंजर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। कालिंजर के युद्ध में तो यह कालिंजर का युद्ध लड़ा गया है प्रताप रुद्रदेव वर्सेस हुमायूं। और इस युद्ध में हुमायूं बाबू प्रताप रुद्रदेव को पराजित करने में सफल रहा है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि हुमायूं के महत्वपूर्ण अभियानों में पहला इसका महत्वपूर्ण अभियान कौन सा है, तो हुमायूं का पहला महत्वपूर्ण अभियान कालिंजर अभियान है। तत्कालीन समय में कालिंजर के शासक हैं जिनका नाम है प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव और हुमायूं के मध्य यह लड़ाई हुई और हुमायूं प्रताप रुद्रदेव को पराजित करने में सफल रहा। हुमायूं का एक दूसरा महत्वपूर्ण अभियान देख लेते हैं। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने दोहरिया के युद्ध में इसने बाबू पराजित किया है शेर खां उर्फ फरीद उर्फ शेरशाह सूरी। इसको और डिटेल में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। हुमायूं के जो सबसे महत्वपूर्ण अभियान विशेष तौर पर होंगे, आगे चल कर के ये एक जबरदस्त शासक के रूप में उभरेगा और हुमायूं के लिए चुनौती देगा। सबसे पहली चुनौती शेरशाह सूरी विशेष तौर पर बाबू 1539 ईस्वी में माना जाता है जिसे कहा जाता है चौसा का युद्ध। और यह चौसा का युद्ध लड़ा गया है शेरशाह सूरी वर्सेज हुमायूं। और आपको हमने बताया था कि चंदेरी अभियान के दौरान ही, चंदेरी का जब अभियान था उसी समय फरीद ने यह इस बात का ऐलान किया था या प्रतिज्ञा किया था कि यदि एक बार ईश्वर उसका साथ दे दे तो इन मुगलों को वह भारत से बाहर कर सकता है, बाहर का रास्ता दिखा सकता है। चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी कुछ ऐसे ही मूड के साथ हुमायूं के खिलाफ उतरा हुआ है। शेरशाह सूरी बाबू बहुत बुरे ढंग से मारेगा हुमायूं को। और हुमायूं जब अपनी मृत्यु को निकट देख रहा है तो हुमायूं बाबू अपने घोड़े सहित कर्मनासा नदी में कूद जाता है। घोड़े सहित यह कर्मनासा नदी में कूद गया है। कूदने के पश्चात विशेष तौर पर हुमायूं की जान, यदि आपसे कोई पूछे कि जान बचाई गई है, किसके द्वारा इसकी जान बचाई गई है, तो जैसे अनिल कपूर में नायक फिल्म में अचानक से एक दिन के लिए हीरो बनते हैं, तो विशेष तौर पर मुगल काल में एक अचानक से हीरो उभरने वाला है कि मात्र हुमायूं की जान बचा देने के कारण उसको बादशाह घोषित करेगा हुमायूं।
तो हुमायूं जब कर्मनाशा नदी में घोड़े सहित कूद गया है, उसकी जान बचाई गई है एक निजाम नामक भिश्ती के द्वारा। इस बात को ध्यान रखेंगे, निजाम नामक भिश्ती के द्वारा इसकी जान बचा दी गई। हुमायूं जब पुनः होश में आता है तो इस निजाम को 2.5 दिन के लिए बादशाह घोषित करता है। इस फैक्ट में लेकर के परेशान ना होइएगा, क्योंकि बाबू इसको लेकर के अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें दी गई हैं। कुछ किताबों में आधा दिन लिखा हुआ है, कुछ किताब में विशेष तौर पर इसके लिए 1.5 दिन का उल्लेख मिलता है, कुछ किताब में 2.5 दिन का। ये फैक्ट महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यहाँ पर यह बात है कि हुमायूं किस नदी में कूदा है, तो बताइएगा कर्मनाशा नदी में। और कूदने के पश्चात जान किसके द्वारा बचाई गई है, निजाम के द्वारा। ये हर किताब इस बात का उल्लेख करती है कि जान बचाने के पश्चात निजाम बाबू बादशाह घोषित हुआ है। और निजाम बादशाह बनने के बाद ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह मुगल काल के दौरान उस शासक का नाम बताइए जिसने चमड़े के सिक्के चलवाए। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि चमड़े के सिक्के चलवाए गए हैं, चमड़े के सिक्के चलवाए गए हैं निजाम के द्वारा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहां तक यदि बात कंप्लीट हो गई हो तो आगे हम लोग विशेष तौर पर देखेंगे। अब हुमायूं को अपनी सेना को संगठित करने का प्रयास करेगा, अपने भाइयों से मदद मांगेगा शेर शाह सूरी के खिलाफ लड़ने के लिए, और शेर शाह सूरी के खिलाफ एक बार पुनः युद्ध भूमि में उतरेगा। कन्नौज में एक जगह है बाबू जिसका नाम है बिलग्राम। उस युद्ध को इतिहास में हम लोग जानते हैं, कन्नौज के युद्ध या तो बिलग्राम के युद्ध या तो गंगा के युद्ध के नाम से। यदि यहाँ तक की बात क्लियर हो गई हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके आगे हम आपको बताते हैं कन्नौज का युद्ध या तो बिलग्राम का युद्ध या तो गंगा का युद्ध। आइए बाबू अब आगे की बात बताते हैं 1540 का कन्नौज का युद्ध। ये सन बड़ा महत्वपूर्ण है, 1540 इसको याद रखेंगे। हर परीक्षा में विशेष तौर पर इसके बारे में इसका सन ही पूछा जाता है। इसी युद्ध के बाद हुमायूं को निर्वासित होना पड़ेगा और निर्वासन के दौरान उसको भागने में महत्वपूर्ण सेनापति रहा बाबर के शासनकाल में। आगे चल करके हुमायूं के साथ भी रहा और अकबर के संरक्षक के तौर पर उसको जाना जाता है इतिहास में। अकबर का शुरुआती काल ही कह लीजिए उसी के नियंत्रण में था, जिसे इतिहास में हम लोग बैरम खां के नाम से जानते हैं। तो हेडिंग डालेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है, मिटा देते हैं इसको, काफी गीला हो गया है। अगला जो हमारा टॉपिक है बाबू, हेडिंग डालेंगे कन्नौज ऑब्लिक। कन्नौज का एक लोकल प्लेस है जिसका नाम है बिलग्राम, या तो इसी युद्ध को जाना जाता है गंगा का युद्ध के नाम से। यह युद्ध लड़ा गया है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि यह युद्ध कब लड़ा गया है, तो बताएंगे 1540 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि यह युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया है, तो आप बताएंगे हुमायूं वर्सेज शेर शाह सूरी। और तीसरी बात यदि आपसे यहां से ध्यान रखें तो इस युद्ध का परिणाम के तौर पर यह जाना जाता है कि शेर शाह सूरी की बाबू विजय हुई और हुमायूं भारत से निर्वासित होने के लिए मजबूर होगा। हुमायूं की मदद करेगा बैरम खां और उसका एक भाई है जिसका नाम है हिंदाल। हिंदाल का एक आध्यात्मिक गुरु है। हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु का नाम आप ध्यान रखेंगे। हिंदाल के यदि आपसे आध्यात्मिक गुरु का नाम पूछे, हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु का नाम, इन्हीं की मदद से हिंदाल की कुटिया में विशेष तौर पर हुमायूं पहुंचने का प्रयास करेगा। इसका नाम है मीर अली अकबर जामी। तो 1540 में शेर शाह सूरी से हारने के बाद बैरम खां और हिंदाल के मदद से हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर की जामी की कुटिया में विशेष तौर पर थोड़े दिन के लिए आराम करने को मिलेगा हुमायूं को।
और यहीं पर फिल्म में एक हीरोइन की भी एंट्री होगी बाबू। इसी मीर अली अकबर जामी की कुटिया में इनकी एक बिटिया भी है। बिटिया का नाम है, इनकी एक बिटिया है, बेटी हैं, डॉटर हैं। बिटिया का नाम है हमीदा बानो बेगम। अब हुमायूं को नहीं कुछ सूझा, राजपाट चला गया है, तो सोचे कि एक विवाह ही कर लेते हैं। और मीर अली अकबर जामी की बिटिया हमीदा बानो बेगम से इनकी मुलाकात होगी और उसके पश्चात इनका विवाह होगा। और विवाह होने के पश्चात आप सब जानते हैं मुगल काल के जो अगले वंशज हैं वो पैदा होंगे। तो हुमायूं और हमीदा बानो बेगम से बाबू इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि अकबर का जन्म बाबू भागते भागते हुआ है। हुमायूं प्लस हमीदा बानो बेगम से, हमीदा बानो बेगम गर्भ में रहेंगी। 1541 में विशेष तौर पर इनका विवाह हुआ था हुमायूं के साथ। तो हुमायूं और हमीदा बानो बेगम से 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के अमरकोट में, ये इलाका किसी दौर में, ये जो जगह है किसी दौर में महत्वपूर्ण तौर पर वो हिंदू बाहुल्य यहाँ पर जनता हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या काफ़ी कम हो गई है। तो 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में यह पनाह ले रखी हुई हैं। और यहीं इन्हीं राणा बीरसाल के महल में ही 15 अक्टूबर 1542 को मुगल काल का जो अगला शासक है या मुगलों का जो अगला वंशज है जन्म होगा 15 अक्टूबर 1542 को, जिसे इतिहास में जलालुद्दीन अकबर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से विशेष तौर पर हुमायूं अब भागेगा भारत से बाहर, ईरान ये भागेगा। भागने में काफ़ी मदद किया हुआ है बैरम खान ने। तो पूछा जा सकता है कि भारत से निर्वासन के दौरान हुमायूं ने कहाँ पर स्थान ले रखा है, शरण ले रखा है। तो आप बताएंगे कि हुमायूं ने कहाँ शरण ले रखा है। यह बाबू ईरान के, इस बात को ध्यान रखेंगे, अच्छी से अच्छी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है, पूछा जा सकता है। तहमस्प वंश, ईरान के तहमस्प वंश के लोगों के द्वारा हुमायूं को संरक्षण दिया गया। आगे चल करके जब इसकी वापसी होगी, क्योंकि आपको बताएंगे जब हम पढ़ाएंगे आपको शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी विशेष तौर पर 1540 से 1545 तक उसका शासन रहा। 1545 में कालिंजर के किले में विशेष तौर पर वो कह लीजिए गोला बारूद इत्यादि की वो टेस्टिंग कर रहा था। उसी समय विशेष तौर पर उक्का नामक आग्नेयास्त्र का निरीक्षण करते समय एक विस्फोट हुआ और उसी विस्फोट में उसकी मृत्यु हो गई। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु के पश्चात उस वंश में, अब जब हम लोग शेरशाह सूरी को पढ़ा जाएगा तो आपको यह देखने को मिलेगा कि शेरशाह सूरी के पश्चात उस वंश में कोई दमदार शासक हुआ नहीं। जब कोई दमदार शासक हुआ नहीं, ऐसी स्थिति में अब माहौल बन रहा है कि हुमायूं की पुनः भारत में वापसी हो। और वापसी में पूर्णतया एक बार पुनः सपोर्ट करेगा बैरम खान, और उसके सपोर्ट से हुमायूं पुनः तहमस्प वंश के शासकों के सहयोग प्लस बैरम खां के सहयोग से हुमायूं की भारत में वापसी होगी। 1555 ईस्वी में मई में और जून में यह दो लड़ाई लड़ेगा। तो हुमायूं विशेष तौर पर तहमस्प वंश के शासकों की मदद से, इन्हीं शासकों की मदद से प्लस बैरम खां की मदद से इसकी बाबू भारत में होगी वापसी। और तत्कालीन समय में भारत पर शासन चल रहा है सूरी साम्राज्य का। और इस सूरी साम्राज्य में एक शासक है जिसका नाम है सिकंदर सूरी। क्या नाम है? सिकंदर सूरी। सिकंदर सूरी और हुमायूं के मध्य, तो सिकंदर सूरी वर्सेज हुमायूं, इन दोनों के मध्य में एक लड़ाई लड़ी जाएगी, सरहिंद का युद्ध, और एक लड़ाई लड़ी जाएगी मच्छीवाड़ा का युद्ध। 1555 में मई और जून में विशेष तौर पर यह लड़ाई लड़ी गई। और इस लड़ाई में हुमायूं ने सूरी वंश के अंतिम शासक जो हैं सिकंदर सूरी को कर दिया पराजित। और पराजित करने के बाद
एक बार पुनः हाथ से निकली सत्ता को हुमायूं प्राप्त करने में सफल रहा। हुमायूं के बारे में कहा जाता है यह अफीम का बहुत बड़ा आदी हुआ करता था। इसको अफीम खाने की बड़ी बुरी लत हुआ करती थी। इसके अतिरिक्त हुमायूं के बारे में जो दूसरा और महत्वपूर्ण प्रश्न आप जान सकते हैं, हुमायूं बाबू ज्योतिष में बड़ा यकीन रखता था। इसके अलावा हुमायूं से जो अगला प्रश्न बन सकता है, यह सप्ताह में 7 रंग के कपड़े पहनता था। कुछ दिन का उल्लेख कर देते हैं। जैसे विशेष तौर पर बाबू ये शनिवार को ही बाबू काला कपड़ा पहनते थे। रविवार को ये बाबू पीला कपड़ा पहनता था। सोमवार को सफेद कपड़ा पहनते थे। देख लीजिए, यही तो राजा हैं। तो शनिवार को ये काला कपड़ा पहनता था, रविवार को पीला, सोमवार को सफेद, सप्ताह में 7 रंग के। ज्योतिष में इसका बड़ा यकीन रहता था। अफीम का ये बड़ा आदी था। तो इसी तरीके से विशेष तौर पर इसने एक भवन का निर्माण कराया था। आप सब लोग इस बात से वाकिफ होंगे, दीन पनाह, दिल्ली में इन्होंने एक भवन का निर्माण कराया है, दीन पनाह। इसी दीन पनाह भवन में एक पुस्तकालय है जिसका नाम है शेरे मंडल। और इसी शेरे मंडल पुस्तकालय में अफीम खाक बाबू पढ़े हुए थे और शेरे मंडल पुस्तकालय की सीढ़ी से उतर रहे थे। अब अफीम जबरदस्त ले लिए थे, तो उतरते समय पाँव गड़बड़ा गया इनका, जमीन पे पड़ा नहीं, जगह पे जा नहीं रहा था। सीढ़ी से उतरते समय बाबू का पैर फिसल गया और फिसलने के बाद अभी नया नया राजा फिर से गद्दी को प्राप्त किए थे। 1556 ईस्वी में बाबू इसी दीन पनाह भवन के शेरे मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते समय पैर फिसल जाने के कारण ये गिर गए, ब्रेन हेमरेज हो गया होगा और 1556 में इनकी मृत्यु हो गई। तो हुमायूं की मृत्यु पर एक विद्वान है जिनका नाम है लेनपूल। लेनपूल का यह कथन बेहद महत्वपूर्ण है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेनपूल ने कहा है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यह पूछा जाता है कि यह कथन किसका है, तो लिखेंगे हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही संसार से विदा हो गया। यदि आपसे कोई पूछे कि यह कथन किसका है, तो लेनपूल ने ऐसा कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा। यदि कहीं और लुढ़कने या लड़खड़ाने का अवसर मिलता तो ये लुढ़क भी जाता, कोई अवसर चूकता नहीं। और यह लड़खड़ाने में इतना माहिर रहा कि यही लड़खड़ाना ही अंतिम में इसके लिए मृत्यु के रूप में आई और लड़खड़ाते हुए संसार से विदा हो गया। उम्मीद करते हैं कि हुमायूं का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आगे के एपिसोड में हम लोग देखेंगे बाबू शेरशाह सूरी को, जिसे अकबर का पुरोगामी कहा जाता है। यदि आपको ये हमारा वीडियो हुमायूं पे जो हमने आपको आज दिया, यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आगे के एपिसोड में ऐसे ही हम मुगल काल के अन्य महत्वपूर्ण शासकों के बारे में बताएंगे। एक एक सेगमेंट आपको बड़े अच्छे ढंग से मिलेगा। मुगल काल का स्थापत्य का एक अलग सेगमेंट होगा, मुगल काल के साहित्य का एक अलग कह लीजिए कि सेगमेंट होगा। तो बारी बारी से बड़े ध्यान से, तसल्ली से यदि आप धीरज बना करके हमारे साथ बने रहेंगे तो आगामी जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं होंगी हमारे इस वीडियो लेक्चर से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।